मॉर्निंग हम लोग वाटर एज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर पर थे, अध्ययन कर रहे थे। वाटर के बारे में हम लोगों ने बहुत ढेर सारी बातें जानकारी प्राप्त की। आज कुछ और भी नई जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग जैसे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, रेन वाटर, ये जो है इसके जो सोर्सेस ऑफ वाटर में हम लोग जान चुके हैं कि इसके वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर ओशंस, रिवर्स, वेल्स, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। इसमें आज हम लोग सभी के बारे में हम लोग परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब एक फैक्ट फाइल देखिए। यानी एक चीज़ नेचुरल स्प्रिंग के बारे में भी चर्चा हुई थी कि द ग्राउंड वाटर रन्स along the surface on the non-porous rock and comes out of the earth surface of some places to form a natural spring। तो कुछ स्थानों पे प्राकृतिक रूप से धरती की सतह से नीचे से पानी स्वतः फूट पड़ता है फव्वारे के रूप में, उसको हम कहते हैं नेचुरल स्प्रिंग, नेचुरल स्प्रिंग कहते हैं। अब है वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स। वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स, द मटेरियल्स फाउंड ऑन द अर्थ दैट अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन क्या है कि जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमें सेटिस्फाइड करते हैं, है ना। उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग नेचुरल रिसोर्स। प्लांट्स भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं और एनिमल्स जितने भी हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। जबकि यानी ये लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस है, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस हैं। जबकि एयर, हवा, वाटर यानी पानी, सॉइल, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब जो है नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस है। ये भी नेचुरल रिसोर्सेस ही हैं, लेकिन नॉन लिविंग रिसोर्सेस। वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द लिथोस्फीयर और अर्थ क्रस्ट। लिथोस्फीयर से या अर्थ के क्रस्ट से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और अर्थ क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर और ओशंस, रिवर्स और लेक्स एंड एटमॉस्फेयर और द एयर अराउंड द अर्थ। तो ये तीनों रिसोर्सेज जो है हमें तीन जगहों से प्राप्त होती है। पहला हो गया लिथोस्फीयर यानी क्रस्ट, जिसको ऊपर पट्टी कहा जाता है, पृथ्वी का ऊपरी भाग। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, जल के जितने वाटर जैसे ओशंस, रिवर्स, ये सब हो गया। और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है ना। एक आवरण है हवा का, गैसीय आवरण, है ना, खोल कह सकते हैं, जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, उससे प्राप्त करते हैं। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जब हम किसी भी संसाधन का दुरुपयोग करते हैं या अत्यधिक उपयोग करते हैं, बाय मैन हैज़ ग्रेटली अलर्टेड एंड अफेक्टेड आवर लाइफ, उससे हमारा जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। जीव जंतुओं का जीवन, प्राकृतिक जो संतुलन है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, नेचुरल रिसोर्सेज कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। इसका वर्गीकरण दो क्लास में किया जाता है। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय स्रोत, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी on the
on the basis of usage natural resources are divided into two categories. Two categories. पहला ये में जो हो गया वो आपको आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये दो कैटेगरीज कौन कौन है? तो पहला रिन्यूअल हो गया जिसको कि हिंदी में हम नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूअल को और नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। पहला हो गया आपको रिन्यूअल और दूसरा नॉन रिन्यूअल। ये जानते हैं, ठीक है। अब रिन्यूअल जो हो गया, जैसे मान लीजिए the sources like sunlight that will either never run out, or like oxygen that will be replaced within a reasonable period of time through नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, हवा हो गया। बट दीज आर exhaustible if we use them faster than they are renewed। लेकिन अगर खपत हम आसानी से कर सकते हैं, जितना बनता है उससे ज़्यादा अगर हम खपत करें, खर्च करें, तो वो खत्म हो जाएगी। और इफ दियर नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल इज डिस्टर्ब, और उनके बनाने की जो प्रक्रिया है, बनने की जो प्रक्रिया, रिन्यूअल होने की जो प्रक्रिया है, वो अगर बाधित हो तो ऐसा हो सकता है। जैसे वी रीड दैट ग्राउंड वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल जो है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, किंतु बट वी आर यूजिंग इट एज ए मच फास्टर पेस देन इट इज तो हम इसको तेज़ी से खपत कर रहे हैं, जितना कि उसकी भरण पूर्ति नहीं हो पाती, उसकी भरपाई नहीं हो पाती, लीडिंग टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। और इसका परिणाम क्या, वाटर टेबल निरंतर नीचे भागा जा रहा है। एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सम एरियाज एंड रिजल्टिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सम एरिया। परिणाम क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में जलाभाव, जल की कमी हो जाती है। मैसिव डिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ लार्ज स्केल पे कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल फॉर बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, for roads, for railway line, for factory, for human settlement, for agriculture, etc. तो इससे क्या होता है, यानी मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज रेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके कारण भी जल की कमी हो जा रही है, यानी ग्राउंड वाटर में कमी महसूस हो रही है। ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल नीचे भाग रहा है या जल अभाव हो रहा है, उसके मेन कारण ये है, यानी मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सा मान लीजिए, जैसे मुंबई के बारे में आप सुनते होइएगा कि थोड़ी बहुत बारिश हुई कि पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, गलियों में, सड़कों पे जल जमाव हो जाता है, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। वहाँ क्या कारण है कि कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज़्यादा है कि कंक्रीट का सरफेस हो गया चारों ओर,
तो लैंड बचा हुआ नहीं है, जहाँ भी है बिल्डिंग है, रोड है या कुछ ना कुछ कंक्रीट है, तो वाटर सिप ही नहीं कर पाता। ग्राउंड के नीचे वाटर सिप नहीं हो पाता, अंदर पहुँच नहीं पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी वर्षा का पानी होता है वो ऊपर सरफेस पे बहना शुरू हो जाता है, लोगों को परेशानी होने शुरू हो जाती है। तो ये है द रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स में जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल को हम फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फॉसिल का मतलब ये होता है जीवाश्म। इसमें आपको पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस आता है। टेक मिलियंस ईयर्स टू फॉर्म, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन, है ना। ये बहुत ही अत्यंत धीमी प्रक्रिया है जो लाखों वर्ष, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में। वंस यूज्ड अप, अगर 1 लीटर पेट्रोल अगर हम जला दिए या मान लीजिए कोयला जलाते हैं या नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं, तो फिर जल्दी निकट भविष्य में उसकी प्राप्ति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, है ना। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो जितना हम खपत करते हैं उतना वो बन नहीं पाएंगे, है ना। दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, यानी अनवीकरणीय स्रोत हो गए। Similarly, it takes hundreds of years for a few centimeter of topsoil to form. टॉपसॉइल जो मिट्टी जो होता है, मृदा जो होती है, उसको बनने में, है ना, कुछ सेंटीमीटर बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इफ इरोडेड, अगर वो बह के चला जाता है ना ऊपर, जिससे जो फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त होती है, तो क्या होगा, इससे वो उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। इफ इट इरोडेड it cannot be replaced. However, some non-renewable resources like metals जो है जैसे धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, बहुत टीन, ये सब जो है, तांबा, है ना, कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। इसको रिसाइकल किया जाता है, रीयूज किया जाता है ना। अब आ जाइए पानी पे, जल पे। तो वाटर is also an important natural resources. वाटर भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पानी है, बट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जल का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान है, वह एक समान नहीं है ना, वो एक समान नहीं है। बी हियर ऑफ वाटर शॉर्टेज ऑफ मैनी प्लेसेस। हम लोग सुनने में आता है कि अगर खासकर समर सीजन में कि जल संकट हो गया, पानी नहीं मिल रहा है, कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है ना। तो ये शॉर्टेज ऑफ वाटर या वाटर स्कार्सिटी जो आता है many places, there may be floods of some places. कहीं पे काफ़ी बाढ़ आ जाती है, जैसे कि इस साल भी काफ़ी बाढ़ आई, अपने न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों में, समाचार पत्रों में सुना होगा, रेडियो पे। एंड कंप्लीट लैक ऑफ रेन फॉर ईयर्स एट अदर प्लेस। कहीं पे बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, तो कहीं पे कई वर्षों से बारिश ही नहीं हो रहा है। अलग अलग जगहों पे पानी का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है। अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन 5 ओशंस। हम जानते हैं कि विश्व में 5 महासागर हैं, तो 97.4% वाटर जो है ओशन वाटर है, यानी महासागरीय जल है, जो कि स्वाद में साल्टी होता है, नमकीन होता है, क्षारीय होता है
क्योंकि इसमें लवण डिजॉल्व होते हैं, साल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो 97.4% वाटर जो है वो ओशन वाटर है, याद रखिए। इस ओशन में कौन कौन है? तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर को ही इंडियन ओशन कहा जाता है, एंड आर्टिक एंड अंटार्कटिक ओशन। तो ये 5 महासागर जो है, इनमें पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.4% वाटर का क्वांटिटी, वॉल्यूम। हम जानते हैं समुद्री पानी को पिया नहीं जा सकता, इसका यूज नहीं हो सकता। दिस वाटर बीइंग साल्टी इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। चूँकि यह क्षारीय होता है, नमकीन होता है, इसमें नमक घुले होते हैं, साल्ट डिजॉल्व रहते हैं, इसलिए मानव कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं है, मानव खपत के लिए उपयुक्त नहीं है। ए लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स। तो फ्रेश वाटर जो है वो ग्लेशियर के रूप में जमे हुए हैं, एंड इन द पोलर आइस कैप्स, पोलर रीजन में आइस कैप्स के रूप में जमे हुए हैं। दस ओनली 0.01%, केवल मात्र 0.01% जो पानी है ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल टू अस फॉर यूज। तो मात्र 0.01% पानी जो है हम लोग के उपयोग के लिए शेष बचता है। इट इज दिस टीनी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर दैट इज रिपीटेडली रिसाइकल्ड इन नेचर। और ये जो है नेचर के द्वारा रिसाइकल्ड होता है एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स। ये मानव के द्वारा और दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा इसका उपयोग होता है। The industrial and technological revolutions have disturbed this natural resource। तो जो औद्योगिक विकास हुआ है, तकनीकी विकास हुआ है, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, इस तो टेक्नोलॉजी के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण, है ना, रिवोल्यूशंस के कारण, ये जो इसने हैव डिस्टर्ब दिस नेचुरल रिसोर्सेज, उसने इस नेचुरल जो महत्वपूर्ण रिसोर्स है पानी, उसके चक्र को डिस्टर्ब किया, एंड हैव प्लेड ए मेजर रोल इन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। और पानी जो गंदगी है, पानी जल प्रदूषण जो है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ना, रोल है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, जैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल, सच एज फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का इस्तेमाल, एंड पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं का उपयोग। इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में देखते हैं कि किसान लोग फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का खूब इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वाटर पॉल्यूशन, इनका भी जल प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स which subsequently run off into rivers, ponds and lakes। तो केमिकल जो स्प्रे किया जाता है फसलों के ऊपर, वो भी जब बारिश होती है उसका कुछ बहुत सा अंश आपको नदियों में, पोखरों में, लैक्स में जमा हो जाता है, देयर बाय पोल्यूटिंग द वाटर, और उस पानी को गंदा कर देता है, प्रदूषित कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरा जो है, उद्योग धंधे से जो कचरा निकलता है, व्यर्थ पदार्थ जो निकलता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ऑल्सो पास्ड इनटू वाटर बॉडीज, उसको भी वाटर बॉडीज में प्रवाहित कर दिया था, नदियों में। इससे नदी की पानी या जो भी है वाटर बॉडीज है वो पोल्यूटेड होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर बीइंग यूज्ड बाय अस फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज
कंटामिनेटेड। जितने भी हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, कंटामिनेटेड होते हैं, यानी प्रदूषित होते हैं। उसमें व्यर्थ पदार्थ या हानिकारक मटेरियल डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है, मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स। हम लोग कई सप्ताह बिना भोजन के रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बट नॉट विदाउट वाटर। लेकिन जल के बिना ज़्यादा समय तक हम लोग जीवित नहीं रह सकते। सो वी मस्ट कंजर्व दिस लाइफ गिविंग लिक्विड। इसलिए हमें ये जो जीवन रक्षक जो जल है, जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है, लाइफ को ये सपोर्ट करता है, उसको संरक्षित रखने का काम करना चाहिए, उसको बचाने का कार्य करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, है ना। वी शुड यूज वाटर जुडिशियली, यानी जो इतना ज़रूरत है उतना ही यूज कीजिए। विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल ड्रॉप। एक बूंद भी पानी की हमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए, है ना। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। इसका इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है पानी का। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल नेसेसिटीज ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारे डेली लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। सो के उठिए, पहला जरूरत पानी। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन वाटर। जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव जगत है, अगर वो सरवाइव करेगा तो उसको पानी चाहिए। वाटर के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर उसको संचालित करने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है पदार्थों का। टू सर्वाइव एंड ग्रो, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि पानी उसको सप्लाई हो। वाटर इज ऑल्सो ए हैबिटेट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पानी में कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे भी रहते हैं, पनपते हैं, लार्ज नंबर, उनकी भी संख्या काफ़ी है। सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाटर आर, पहला फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन को बरकरार रहने के लिए जल सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर टू सस्टेन लाइफ। लाइफ को सस्टेन करना है, कायम रखना है, तो पानी चाहिए। पानी के बिना हम नहीं रह सकते। वाटर हेल्प्स इन डिजॉल्विंग फूड मटेरियल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसको ये डिजॉल्व करता है ना। ओनली दैट पोर्शन ऑफ फूड इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी विच इज सोलेबल इन वाटर। जो पानी में घुलनशील है वही चीज़ को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, अन्यथा जो पानी में घुलनशील नहीं उस चीज़ को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वाटर इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। वाटर जो है ब्लड का, हमारे रक्त का प्रमुख कंस्टिट्यूएंट है। वी लूज अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर पर डे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। लगभग प्रत्येक दिन हम लोग 1 लीटर पानी जो है ना, स्वेट के रूप में, पसीना और पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बेकार निकलता है। देयरफॉर वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर टू मेक अप दिस लॉस। तो ये लॉस जो हमारे शरीर का होता है, पसीने के रूप में, पेशाब के रूप में जो शरीर से पानी निकलता है, उसकी पूर्ति के लिए हमें प्रचुर मात्रा में
पानी पीना चाहिए, है ना। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, सफिशिएंट वाटर टू मेक अप दिस लॉस। दूसरा चीज़ है कि ये जो है वाटर इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है। बोट्स एंड शिप्स प्ले ऑन रिवर्स एंड सी, नावें चलती है, बड़े बड़े जहाज, समुद्री से यातायात का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तरफ, उसमें ये जो है एक मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है। कैरी पैसेंजर्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो ये इट इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मीडियम है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर से आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और अन्य पॉइंट के बारे में भी बातें होगी। आज इतना ही रहने दीजिए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर थेरेपेटिक पर्पस, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, a medium for aquatic animals and plants, for agriculture, for propagation of plants, for sports and recreation। तो ढेर सारे इसके यूज हैं। फॉर फायर फाइटिंग, आग बुझाने के लिए भी पानी चाहिए, है ना। ये सब इसके यूज हो गए। ये चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।